afternoon, sir. Good afternoon. Yes, Sujivan. Yes, sir. एक लिखो, प्रोग्राम लिखो एक. Okay. Yes. Ready हो? Yes, sir. Yes. So replace all the negative values. These are the negative values. Replace all the negative values in a data frame with 0. ये data frame. Okay. देखो तब तक आप. Written, sir. हो गया? Yes, sir. करो, मेरे को व्हाट्सएप करो. Okay. To convert
सेंड। ठीक है, एक ही लाइन का कोड था टेक्निकली ना, गुड वन। सो यही है कोड, दैट इज प्रिंट df, और df के ऊपर ही हमने कंडीशन लगानी थी, df शुड बी लेस देन, अगर 0 है मींस नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो हमने इसको असाइन करना है 0 वैल्यू। ये मेरे को लगता है ये प्रिंट हमें df, this df should be in df, तो कोड्स में नहीं आएगा, बाद में करना पड़ेगा हमें। print the new df, क्लियर। तो सारे जो हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू दी 0 वैल्यूज। ठीक है, सही था आपका कोड। और सेकेंडली ये क्वेश्चन जो था दैट हैज बीन आस्क्ड इन दी अर्लियर प्रैक्टिकल, so that's why I put this question here. So I have asked Amanpreet and Kushi to join the class. They are facing some network issue. Clear? So in the meanwhile, we can start with the this theory topic. That topic is this. Yeah, so Amanpreet has joined in. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। मनप्रीत, तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले हमने एक क्वेश्चन किया है प्रैक्टिकल का, सो आई वांट टू जस्ट आपको एक बार शो करवा देता हूँ क्या क्वेश्चन किया था। एंड दैट क्वेश्चन वाज बेसिकली वाज पार्ट ऑफ द अर्लियर प्रैक्टिकल, लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल का वो हिस्सा ही था, दैट्स व्हाई आई हैव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था सुखजीवन को, एंड सुखजीवन हैज सक्सेसफुली डन दिस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, सिंपली क्वेश्चन था बेसिकली कि ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम है, इसमें से जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं इसको कन्वर्ट करना था टू 0। ठीक है, तो सिंपल सी एक ही लाइन का प्रोग्राम है ये बेसिकली। पहले तो ये सिंपल ही स्टेप है कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू डाटा फ्रेम, तो ये तो आपको पता ही है।
बस ये डाटा फ्रेम के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी, डाटा फ्रेम की अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है, सो असाइन दैट वैल्यू टू 0। तो ये उसका सिंटैक्स था। क्लियर? और लास्ट में हमने क्या कर दिया, इस डीएफ को प्रिंट कर लिया एंड यू कैन सी कि ये पहले डाटा फ्रेम जो हमने प्रिंट करवाया हुआ है उसकी जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऑल दोस वैल्यूज हैव बीन रिप्लेस्ड विद 0। क्लियर? 4 वैल्यूज को कन्वर्ट करके। सो साइंस वाले स्टूडेंट के साथ जो मैंने डिस्कशन की है, क्या कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं दे आर दी पार्ट ऑफ ट्यूशंस। कल मैं करणप्रीत से बात कर रहा था, वो बोल रहा मेरी 12 बजे से लेके 6 बजे तक ट्यूशन है। इंद्रवीर है, उससे पूछा, उसकी भी ऐसी ट्यूशन चल रही है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ दी साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइनिंग इन। कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं उनकी पैरेलल क्लास चलती है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग। सो हमारे पास स्ट्रेंथ ही ये दो तीन ही रह जाती है हमारे पास। So moving to the types of hackers. So first question goes to अमनप्रीत। अमनप्रीत आपसे स्टार्ट करते हैं। ये हैकर्स की 3 कैटेगरी है, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो तीनों को एक्सप्लेन कर दो एक एक लाइन में, क्या क्या है तीनों ये जो हैकर्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। तो ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो गलत कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे मनी एंड ऑल दैट, कुछ लूटना हो या कोई और इंफॉर्मेशन निकालनी हो। व्हाइट हैट हैकर्स यूजुअली गुड विल्ड होते हैं, वो लोग जैसे किसी क्रिमिनल को ट्रेस करना हो या कुछ और ऐसा काम करना हो, उसके लिए होते हैं। और ग्रे हैट हैकर्स मिक्सचर होते हैं, जो कभी कभी अच्छे काम के लिए करते हैं और कभी कभी बुरे के लिए। यस यस। और जो व्हाइट हैट हैकर्स है ना, उसका द बेस्ट नेम इज दैट दीज आर दी, ये जो लिखा है एथिकल हैकर। अगर कहीं के भी एथिकल हैकिंग की बात हो रही है तो इट मींस दे आर टॉकिंग ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स। सो गुड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर हमने बेसिकली ये जो 4 स्टेप्स हैं ये बताए हुए हैं कि जैसे कि मैंने हैकिंग स्टार्ट करनी, तो हर चीज का प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अपने सिस्टम के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम के ऊपर पाइथन का प्रोग्राम करना है, तो मेरे लिए पहला स्टेप क्या हो गया कि मैं अपने पहले कंप्यूटर को स्विच ऑन करूंगा। ठीक है, फिर बूटिंग के बाद नंबर 2 पे मैं वो जुपिटर नोटबुक खोलूंगा और जुपिटर नोटबुक के पे जाके मैं पाइथन 3 के बटन पे क्लिक करके न्यू विंडो खोलूंगा जहां से मैं अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करूंगा। तो सिमिलरली ये हैकिंग के 4 स्टेप्स बताए हुए हैं उन्होंने कि अगर किसी ने हैकिंग करनी है तो नंबर 1 स्टेप है फुट प्रिंटिंग। ठीक है, हम इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते कि फुट प्रिंटिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिकली हु इज इन लुकअप, एनएस लुकअप, ये बेसिकली एक लुकअप ना, बेसिकली ये नेटवर्किंग की कमांड होती है लुकअप, आईपी लुकअप। ठीक है, तो ये आप अपने सिस्टम पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये कोई ऐसी कमांड नहीं है जिसको हम अपने सिस्टम पे यूज नहीं कर सकते, बट दिस इज दी कमांड दैट इज रिलेटेड विद, जैसे हम अपने सिस्टम पे कई बार आप देखते हो कि अगर हम अपने सिस्टम पे चेक करना है कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो कैसे चेक करते हो? Yes, the question is to both Sukhjeevan also. कैसे चेक करते हैं हमारे सिस्टम पे नेट चल रहा है या नहीं चल रहा? 2-3 मैकेनिज्म है। एक, हाँ वाईफाई के वो अगर उस पर क्लिक करते हैं तो कनेक्टिंग और उसके साथ आ जाता है शायद नो इंटरनेट, तो वापस कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ, वो तो बेस्ट वे है, इजीएस्ट वे वही है। एक अगर आप देखते होंगे जो नेटवर्किंग वाले पर्सन्स हैं वो कमांड यूज करते हैं, पिंग वाली कमांड यूज करते हैं, पिंग कमांड, पिंग हाइफन, उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या है दैट आई डोंट रिमेंबर एट प्रेजेंटली। एक पिंग कमांड होती है, जैसे आई लुकअप आईपी कमांड है ना, ऐसे ही एक पिंग कमांड होती है। जैसे अगर कनेक्ट वाला जो पर्सन है ना, जैसे लेट्स से आपने घर पे वाईफाई लगवाया हुआ है तो आपका वाईफाई खराब हो गया, तो अगर कनेक्ट वाला पर्सन या जियो वाला पर्सन आपके घर पे आके चेक करता है कि आपके घर तक नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए वो पिंग कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हु इज लुकअप, एनएस लुकअप और आईपी लुकअप कमांड होती है। नंबर 2 पे क्या करना पड़ता है, उनको स्कैनिंग करनी पड़ती है, पोर्ट स्कैनिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। स्टेप नंबर 3 था कि उसको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए।
ठीक है, वो पासवर्ड अटैक करेगा। दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग को यूज करेगा अगेन टू एक्सेस आपके नेटवर्क में एक्सेस लेने के लिए। और तीसरा है वो वायरसेस का यूज करेगा। वायरसेस होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, ये सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपको एक्सेस गेन में हेल्प करते हैं। जैसे ये एक्सेस गेन, आपको पता है एक्सेस गेन होती कैसे है? जैसे हम पता क्या करते हैं, कई कई बार हम ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, उन वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी वो मालवेयर होते हैं। तो जब हम उन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो मालवेयर हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट हैकर है, उन मालवेयर्स को उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं, दे हेल्प यू इन गेनिंग द एक्सेस। वो एक्सेस कैसे मिलेगी? वो आपके आपके सिस्टम का लॉगिन इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, तो वो आपके सिस्टम में आके लॉगिन कर जाएंगे। तो ये होता है स्टेप नंबर 3, दैट इज टू गेनिंग एक्सेस। और नंबर 4 होता है उस एक्सेस को मेंटेन करके रखना। तो उसके लिए भी ये जैसे जो सॉफ्टवेयर बताएंगे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक बैकडोर्स, ठीक है, ट्रोजन और क्लियर ट्रैक्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है हैकिंग, आपको पता है हैकिंग के फुल फ्लेज कोर्सेज है। हैकिंग आपको ये नहीं है कि आपको कितनी देर में आ जाएगी, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली 1-2 महीने इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब कि ये नहीं है कि आज आपने सुबह शुरू की और शाम तक आप एथिकल हैकर बन गए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कई उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, या आपको पता है कई उसकी वर्कशॉप्स लगती हैं। तो वहां से आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हैकिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फुल फ्लेज डोमेन। बाद में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए एथिकल हैकर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट डू हैकर्स डू आफ्टर हैकिंग। तो ये हमें पता ही है मोस्टली उनका जो मेन पर्पस क्या होता है बेसिकली, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी, कोई हमारी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करना। सो ये सारे उनके क्या होते हैं, देयर मेन एम्स आर देयर। एंड हाउ टू प्रिवेंट दी हैकिंग, कि हम एक तो है कि अगर हमें किसी ईमेल का पता नहीं है कि किसने सेंड की है, तो वी शुड नॉट ओपन दोस सॉर्ट ऑफ ईमेल। दूसरा है कोई अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने जो आपको बोला है उसी से मालवेयर हमारे सिस्टम में आते हैं। ठीक है, फिर अब्सटेन कीपिंग इजी पासवर्ड्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कल, कि हमें इजी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। वी शुड मेक यूज ऑफ अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट्स यूज करने चाहिए, न्यूमेरिक्स यूज करने चाहिए, एंड प्लस दी स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड इट शुड बी ऑफ गुड लेंथ सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक। नेवर स्टोर एंड शेयर दी लॉगिन इंफॉर्मेशन, तो ये कहीं के हमें स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। एंड डू नॉट क्लिक ऑन दी दैट्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ठीक है, फिशिंग हमने डिस्कस किया था। तो फिशिंग इज दी इजीएस्ट मींस, उसमें होता क्या कि वो ईमेल से होता है। ईमेल, आपकी ईमेल में लिंक आएगा, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक जो वेबसाइट खुलेगी, दैट इज नॉट दी ओरिजिनल वेबसाइट। उसमें कोई ना कोई एक आधे वर्ड का इधर हेरफेर किया होगा, तो बट उसकी लुक जो होगी, दैट लुक विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए ओरिजिनल वेबसाइट। तभी आप उसके अंदर फिल करोगे अपनी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ द फिशिंग अटैक हैपेंस। साइबर बुलिंग, सो वी हैव डिस्कस्ड विद अ ग्रेट लेंथ, कि जैसे बुलिंग होती है उसी का दूसरा जो अगर साइबर पे वो बुलिंग होती है, नेट पे बुलिंग होती है, उसको हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। एंड दैट इज मच मोर पावरफुल एज कंपेयर टू दी अदर बुलिंग। अदर बुलिंग में तो हमेशा आपका लड़ाई झगड़ा होगा, बट इसमें वो बहुत ज्यादा मिसयूज कर सकते हैं हमारे क्रेडेंशियल्स को। ठीक है जी। सो दैट्स वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग and we should avoid these scenarios. How to prevent, so these are the ethical way. Basically इसमें क्या है कि हमें मॉनिटरिंग करनी होती है बच्चों की, ताकि वो अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज हो सकता है तो दैट कैन बी द रीजन कि दे हैव गॉट साइबर बुलिंग। तो हाउ टू प्रिवेंट, कि बेसिकली हमने अपनी जो यूज है उसको कंटेन करना है। ठीक है, अगर हमारा जेन्युइन यूज है तो वी विल नॉट बी फॉल इन ट्रैप ऑफ साइबर बुलिंग। अगर हम इनजेन्युइनली एक्टिविटी करी जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, सो देन द चांसेस ऑफ साइबर बुलिंग आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि हमने फोकस करना था आईटी एक्ट के ऊपर, जो साइबर लॉ है हमारा। तो लॉ हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है और लॉ में कौन कौन सी चीजें हैं,
So what is the importance of a cyber law? Cyber law plays very important role in this epoch of technology. So it is important, it is concerned to almost all aspects of activities and transactions that take place either on the internet or in the communication devices. So whether we are aware or not, but each action and each reaction in the cyberspace has some legal and साइबर लीगल व्यूज. सो ये इंडिया के अंदर अभी लेटेस्ट ही है ये जो साइबर लॉ है. सो दैट इज कॉल्ड आईटी एक्ट ऑफ 2000. इसका जो नाम है आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000. सो अकॉर्डिंग टू दिस द इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 आल्सो नोन एज ITA 2000, इट इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड इट वाज नोटिफाइड इन 17 अक्टूबर. तो इस दिन ये बना था, ये नोटिफाई हुआ था इस दिन. ये नोटिफाइड का क्या मीनिंग होता है बेसिकली नो, जैसे जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसको एक नोटिफाई करना पड़ता है, विद द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट. वो क्या हो जाता है, वो लॉ नोटिफाई हो जाता है. सो दैट इज व्हाई दिस नोटिफाइड टर्म हैज बीन यूज्ड हियर. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद द डिजिटल क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स. और आपको पता है नाउअडेज, जैसे अगर आप थोड़ा सा कोविड के बारे में अगर आपको थोड़ी अवेयरनेस हो, तो कोविड में क्या हुआ बेसिकली कि लोगों का मूवमेंट बंद हो गया. अब ये देखो ये जो डिजिटल क्राइम्स हैं ये 10 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, क्योंकि अब सारे बंदे घर पे बैठे हैं, हैकर भी आराम से बैठ गए हैं. जैसे गवर्नमेंट का फोकस क्या है, गवर्नमेंट का फोकस है टू इंक्रीज द डिजिटल ट्रांजैक्शन. गवर्नमेंट डेली यही बोलती है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएं. तो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली डिजिटल क्राइम भी बढ़ेगा. क्लियर. और मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है. वो कहाँ पे है इंडिया में, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे? सो दैट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इंडिया में एक ही फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है. तो दैट इज देयर इन. आजकल देखो पहले क्या था, पहले जो क्राइम होता था तो उसमें किस तरह के फोरेंसिक चाहिए होंगे, और आज का जो क्राइम हो रहा है ऑल टुगेदर डिफरेंट है. आपको पता है कि आप कैसे पकड़ोगे, आपने किसी को पकड़ना है, किसी ट्रांजैक्शंस को आपने चेकआउट करना है, तो वो कोई लेमैन का काम नहीं है. कोई आम आदमी नहीं पकड़ सकता कि कैसे ये ट्रांजैक्शन हुई. और आपको पता है कि इंडिया में हमें आईटी वाले कितने हम एक्सपर्ट हैं कि हम किसी को पकड़ लेंगे. सो वी नीड टू बी ट्रेन. कोई भी पर्सन है उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, देन ही कैन लुक एट द वेज कैसे हमने ये डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज करके किसी भी बंदे को हमने पकड़ना है. ठीक है जी. सो सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट आर, नंबर 1 इज एक्ट हैज गिवन बर्थ टू न्यू बिजनेस टू कंपनीज टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स बाय बिकमिंग द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. तो इससे क्या है कि एक बिजनेस बढ़ रहा है. किस डोमेन में बिजनेस बढ़ रहा है? डिजिटल सर्टिफिकेट्स. ठीक है. जैसे आप देख लो, सीधी सी एग्जांपल है. पहले जैसे हम लोग जब पढ़े थे तो हमें एक नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलता था. अब आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो इट इज रिटन एज दैट दिस सर्टिफिकेट इज डिजिटली सर्टिफाइड. दूसरा क्या होता है, जैसे अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, जैसे लेट्स से कि आपने बैंक में से कोई आपने 1 साल की आपने जितनी ट्रांजैक्शंस की हैं तो आप बैंक से उसको लेना चाहते हो. बट आप ये भी मांगोगे कि मेरे को उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है. अगर आपने सिंपल वो उसकी पीडीएफ जनरेट करके दे दी, उसका कोई मीनिंग नहीं है. आपको पता है आजकल जो पीडीएफ है नाउडेज दे कम विद डिजिटल सिग्नेचर, तो तभी वो वैलिड है. So this is a very very important point. Second is this act allows the government to issue notices on internet through e-governance. तो आजकल गवर्नमेंट इज पुटिंग a lot of emphasis on the e-governance. तो e-governance में जो भी ई नोटिस जाएगा, क्लियर, दैट शुड बी अगेन विद द पार्ट ऑफ ये आईटी एक्ट के अंदर ही आएगा. थर्ड है, ईमेल इज नाउ कंसिडर्ड एज ए वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. पहले इसका कोई फॉर्म नहीं था सन 2000 से पहले, लेकिन अब क्या है, अगर आप किसी को मेल कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, दैट इज नाउ यू आर लीगली बाउंडेड आल्सो, कि आप जो मेल सेंड कर रहे हो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नेक्स्ट इज द डिजिटल सिग्नेचर्स आर गिवन लीगल वैलिडिटी विद इन द एक्ट. तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, they have also been certified.
Clear? And the communication between the companies or between the company and the government can be done through internet. So the communication भी इसी के part में आ गया, law के part में. Addressing the issue of security is most important feature of this act. It introduced the construct of the digital signatures that verifies the identity of an individual over the internet. So this is basically to give the authenticity to a user. And in case of any harm or any loss done to a company by criminals, the act provides remedy in the form of money to the company. तो अगर जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि जैसे डेली बेसिस पे एक ऐड आती है कि अगर आपके बैंक में से आपके अकाउंट में से कोई फ्रॉड होता है, तो अगर विद इन 3 days अगर आप अपने बैंक को रिपोर्ट करते हो, सो द बैंक विल कैन हेल्प यू टू रीइंबर्स योर मनी. ठीक है, ये आज ही अगर आप रेडियो वगैरह सुनते हो ना, तो उसमें वो आता है कि आरबीआई गिव्स द गाइडलाइंस, जिसमें वो बोलते हैं कि अपना इंटरनेट पासवर्ड और ओटीपी ये हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए. ठीक है, दूसरा क्या है, दैट इज इफ यू गेट ए बैंक फ्रॉड, अगर आपके बैंक अकाउंट में से कोई फ्रॉड होता है, तो अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक के साथ आप कांटेक्ट में जाते हो. आजकल क्या है, जितने बैंक्स हैं सारे बैंक के अंदर एक ना एक आईटी सेल होता है. वो आईटी सेल ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर दसूहा में ब्रांच है तो दसूहा में आईटी सेल है. आईटी सेल की सेंट्रलाइज्ड ब्रांच होती है. जैसे लेट्स से मोस्ट ऑफ द कंपनीज की जो ब्रांच है वो मुंबई में होती है, मुंबई या दिल्ली में होगी. क्लियर? तो जितने ये आईटी सेल हैं दे वर्क एट ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. मतलब कि हर एक बैंक में आपको एक आईटी ऑफिसर नहीं मिलेगा, बट एट द बैक एंड डेफिनेटली दे हैव ए ह्यूज टीम. तो जो भी ये बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसमें ये आपकी हेल्प करने के लिए, आपको करना क्या होता है, बेसिकली अपने बैंक को रिपोर्ट करना होता है. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, सो यू हैव टू गो टू योर बैंक. आप उसमें अपनी एक एप्लीकेशन वगैरह लिखोगे, एप्लीकेशन वहां दोगे, वो एप्लीकेशन जो अपने वो सेंट्रलाइज्ड जो उनका ऑफिस है वहां पे सेंड करेंगे कि ये अमनप्रीत है, ये इसका अकाउंट नंबर है, तो इसके अकाउंट में ये फ्रॉड हुआ है. सो दे विल चेक इट आउट एंड देन दे विल बेसिकली जो भी एक्शन लेना है उसके ऊपर वो एक्शन. ठीक है जी. सो लाइक दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड दिस इज द पेनल्टी दैट कैन बी पुट इनटू ए पर्सन. ठीक है, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो इससे भी क्या हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 to 3 years. जैसे पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, तो उसमें भी ये देखो ये जो प्रोविजन रखी हुई है, दैट इज दिस मच फाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो जितने भी तरह की क्राइम्स हो सकते हैं उसको हर एक को मोटा मोटा जो है फेलियर टू रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा, तो उसके केस में 7 years एंड पॉसिबल फाइन कैन बी देयर. सो दीज आर दी बेसिकली ऑफेंसेस और उनकी जो पेनल्टी है whose list has been mentioned here. और यहाँ पे ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं 67A, 67B, 67C and like that. ठीक है जी. And next जो हमारा टॉपिक है that we will start in the next lecture, that is the e-waste, and that's also very important topic. Clear? So with this we basically comes to an end to the IT Act. तो IT एक्ट है क्या, बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करता है, दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑन द IT साइड. और क्या है कि अगर इसमें लिस्ट दी हुई है कि अगर आप किस तरह की एक्टिविटी करते हो तो विच पेनल्टी कैन बी पुट इनटू ए पर्सन, एंड दीज आर द मेन की पॉइंट्स. ठीक है, जैसे नंबर 1 पॉइंट था डिजिटल सर्टिफिकेट है, दूसरा पॉइंट था हमारे पास ई गवर्नेंस है, थर्ड है ईमेल इज नाउ ए लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, अगर आपके पास कोई ईमेल है, सो नाउ इट कैन एक्ट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट. आप उसको कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो उस डॉक्यूमेंट को. फोर्थ है द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स. फिफ्थ हमने किया था जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन कंपनीज एंड कंपनीज के बीच में, कंपनी एंड गवर्नमेंट के बीच में, डन थ्रू इंटरनेट, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एक्ट. जैसे हम आजकल अगर हम ये जूम वगैरह यूज कर रहे हैं, सो दैट इज वी आर यूजिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन. Next is addressing the issue of security.
And the last is, in case of any harm or loss done to the company by criminals, the act provides the remedy. तो ये है हमारे पास ये जो IT एक्ट के मेन पॉइंट्स है हमारे पास. So I think that is this e-waste. एक e-waste रह गया हमारा टॉपिक बस. और फिर हम जो हमारा जो नेटवर्किंग वाला टॉपिक है, सो वी विल स्टार्ट दैट टॉपिक. ठीक है. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4. आपको पता है जो अभी एग्जाम आएगा आपका, दैट इज देयर ऑन 18th of November. जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम डेट शीट देख ली प्री बोर्ड एग्जाम की? यस सर, उसके पहले शायद Yes, 7-6 हॉलीडेज हैं. हाँ. Yes, sir. और दिवाली वाली छुट्टियां सारी हैं. 12 से लेके 16 तक वो छुट्टियां हैं और दिवाली हॉलीडेज. तो छुट्टियां तो चलो कोई चक्कर नहीं है, वो तो अलग चीज है. ठीक है. और 18th को है आपका जो एग्जाम है, तो उसमें यही हमारा लास्ट टॉपिक अब बच गया है, यूनिट नंबर 4 जो हमारे सिलेबस का थ्योरी में से इसमें से भी डाल देंगे इस बार क्वेश्चन. और एक यूनिट जो है दैट इज लेफ्ट, वो नेटवर्किंग वाला यूनिट हमारा पड़ा है. तो हम फिनिश कर लेंगे अपना सिलेबस सारा जो है. सो विद इन नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू इजीली फिनिश अवर टॉपिक. और बीच बीच में जो भी अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगे, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू ब्रिंग दैट प्रोग्राम. जैसे आप अगर कोई पाइथन में प्रोग्राम मिल जाता है, सो अगर आप चाहते हो कि दैट इज ए गुड प्रोग्राम टू बी डिस्कस्ड एट ए क्लास लेवल, so you bring in that. मैं भी देखता रहता हूँ, जैसे मेरे को आज प्रोग्राम मिला, so that's why I have brought that program into the class. Yes, at the end of the class कोई भी आपका बेटा पॉइंट है, कोई भी इशू है, that you need to brought into the notice, so you can bring. Yes, सुखजीवन. So सुखजीवन is नहीं, कुछ नहीं अभी तक. हाँ ठीक है. So सर जो रह गए प्रैक्टिकल्स वो कब करेंगे? प्रैक्टिकल अब हमारा जो हमारे प्रैक्टिकल है उनमें से तो कोई जो हमारे सिलेबस में है उसमें से तो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं रह गया हमारा. कौन सा रह गया प्रैक्टिकल? सर लास्ट वाले 2 पड़े हुए हैं. लास्ट वाले 2 क्या? एक लास्ट वाली क्वेरी तो ये अमनप्रीत ने बताई थी मेरे को, दैट वी हैव डन इन द क्लास. MySQL वाले, यस सर. MySQL वाले हमने सारे खत्म कर लिए थे, बट स्टिल अगर आपकी कोई किसी भी क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे. मेरे को लगता है आपने वो क्लास मिस की हुई है. क्लियर? तो किसी भी क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी. सर ये प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम्स प्रिंट करवाने हैं ना? हाँ, जैसे मर्जी कर लो बेटा. प्रिंट करवाने, प्रिंट हाथ से बनाने, हाथ से बना लो. प्रिंट अच्छा है क्योंकि आप ऑलरेडी आपने प्रोग्राम करके देख लिए, सो इट्स बेटर आप उसका प्रिंट निकलवा लो. ऐसे ही प्रोजेक्ट का सर आउटपुट भी ना? हाँ, आउटपुट जरूरी है, आउटपुट जरूरी है. ठीक है. थैंक यू बेटा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ओके.